सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कल जो हम क्लास स्टार्ट किए थे, आज वहीं से उसका जहाँ कल ख़त्म किए थे वहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़े थे, ठीक है। व्याकरण जो है दो प्रकार के होते हैं। व्याकरण के प्रकार देखिए, व्याकरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मौखिक व्याकरण, दूसरा होता है लिखित व्याकरण, ठीक है। मौखिक व्याकरण वो होता है जैसे हम लोग मौखिक रूप से बोलते हैं, अपने उच्चारण करते हैं मुख से, और वही हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण जो हमारे सिलेबस में है। और ये लिखित व्याकरण जो होता है, ये होता है कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास, पत्र। पत्र में जो सरकारी, अर्ध सरकारी जितने पत्र आते हैं, ये कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, ये सब जो है ये लिखित व्याकरण में आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को तो यही पढ़ना है मौखिक व्याकरण, और मौखिक व्याकरण में जो है यही होता है, कुल व्याकरण जो होता है यही होता है, ठीक है। और व्याकरण आप लोग को कल बताए ही थे कि जो वर्ण, शब्द और वाक्य, यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए कि व्याकरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो आप कह सकते हैं कि वर्ण से, शब्द से और वाक्य से, ठीक है। तो आप लोगों को हम कल बताए थे कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण का विचार स्वर, व्यंजन। स्वर होते हैं, जानते हैं 11 होता है, ये 33 होते हैं व्यंजन, ठीक। तो स्वर और व्यंजन हो गए वर्ण विचार। शब्द जो होते हैं, देखिए उत्पत्ति के हिसाब से शब्द 5 प्रकार के होते हैं, रचना के हिसाब से 3 और अर्थ के हिसाब से 4। यानी कि अर्थ के हिसाब से अगर शब्द के प्रकार देखा जाए तो 4 प्रकार के होता है, और विकार के हिसाब से अगर शब्द को देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी, एक अविकारी, ठीक। तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, ये शब्द हो गया। और वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अभी हम सबका बताएंगे कि पूरा कैसे कैसे क्या है। अभी आप यहीं पे आइए, वर्ड पे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो व्याकरण में सबसे पहले हम लोग वर्णमाला ही पढ़ते हैं, वर्णमाला, ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण विचार जो है स्वर और व्यंजन, इन्हीं से बनता है। और देखिए, स्वर और व्यंजन से ही संधि बनती है। जैसे हुआ ना, जैसे मान लीजिए विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। तो इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो विद्या प्लस आलय, ठीक है। अब देखिए, ये वि प्लस आ, देखिए ऐसे आधा हलंत लग जाएगा, आ और प्लस आ प्लस लय, ये देखिए, ये आ और ये आ, यही दोनों मिलके विद्यालय हुआ है, विद्यालय। ये हो गई दीर्घ संधि। आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे संधि के बारे में, ये तो ऐसे हम बता दें कि मतलब वर्णों से ही संधि का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया, ठीक है। फिर आप जाइए यहाँ पे शब्द पे। शब्द जैसे कि जिसका कोई खंडन ना हो, मतलब शब्द, ठीक है। उत्पत्ति के हिसाब से देखिए 5 होते हैं, आप लोगों को कल हम बताए थे कि उत्पत्ति के हिसाब से जैसे तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है। रचना के हिसाब से रूढ़ हो गया, यौगिक और योग रूढ़, ठीक। रूढ़ जो होता है, रूढ़ मतलब इसका कोई खंडन ना होता है, ये एकदम अपना अकेला पड़ा रहता है, जैसे इसका कोई खंडन नहीं होता है। यौगिक होता है जो 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, और योग रूढ़ भी 2 ही तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये किसी तीसरे के अर्थ में आ जाता है। जैसे कि जब आप लोग समास पढ़ेंगे तो जितने बहुब्रीहि समास होते हैं वही योग रूढ़ हो जाएंगे। जैसे पीताम्बर हो गया, पीताम्बर,
ये सब पीत और अंबर से ही बना है, दो यौगिक से बना है, लेकिन इसका अर्थ तीसरे में हो जाता है। ठीक है, पीतांबर हो गया। फिर रचना के हिसाब से हो गया। अर्थ के हिसाब से, अर्थ का मतलब ये होता है कि देखिए, एकार्थी, ये भी चार प्रकार के होते हैं। एकार्थी हो गया, यानी कि एक का अर्थ एक से ज्यादा हो। एक अनेकार्थी हो गया, एक समानार्थी हो गया, समानार्थी, और एक विपरीतार्थी, विपरीतार्थी। ठीक, ये चार हो गए, एक, दो, तीन, चार। ठीक, अब शब्द जो है विकार के हिसाब से देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक विकारी और एक अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, ये अव्यय। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब देखिए, विकार दो शब्दों से मिलकर बना है, विकार प्लस ई, दीर्घ ई है। तो विकार का मतलब होता है बदलाव, और ई जो है ये प्रत्यय है। तो प्रत्यय ई का मतलब होता है होने वाला, होने वाला। तो बदलाव होने वाला, यानी कि जो बदल जाए उसे विकारी कहते हैं। और अविकारी, अ का मतलब नहीं, न अविकारी का मतलब बदलाव, जिसमें न विकार हो, न विकार, विकार, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, अब जो विकारी शब्द होते हैं, जैसे कैसे हम पता करेंगे कि ये विकारी है या अविकारी है? इसकी चार कंडीशन है। चार कंडीशन ये है, समय, लिंग, कारक, काल। ये चार चीज जो है, यही इसकी, इसी चार कंडीशन के हिसाब से ये विकारी शब्द अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो विकारी हो जाएंगे, और इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अविकारी हो जाएंगे। जैसे समय के हिसाब से देख लिया जाए, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता था, राम पढ़ता रहेगा, ये बदल रहा है, यानी ये विकारी हो गया, बदलाव हो रहा है समय के साथ साथ। ठीक है, लिंग देख लीजिए, जैसे लड़का हो गया। ठीक, अब इसका स्त्रीलिंग, ये पुरुष लिंग है, अब स्त्रीलिंग हो जाएगा लड़की, यानी इसमें भी बदलाव हो रहा है। तो ये हो गया लड़की, ये लिंग के हिसाब से हो गया। कारक, कारक में जैसे आप देख लीजिए, राम ने श्याम को मारा, अगर राम की जगह सीता लगा देंगे तो वहां की आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, इसी तरह से तो ये चार कंडीशन होती हैं, इनको फॉलो करने के लिए जो चार कंडीशन फॉलो कर लिया वो विकारी हो गया, और जो चार कंडीशन नहीं फॉलो करता है वो अविकारी होता है। और अविकारी को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब ये होता है, देखिए, अविकारी का मतलब अ नहीं, विकारी मतलब बदलाव न हो, कोई बदलाव न हो। अव्यय का मतलब क्या होता है? अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, और व्यय का मतलब खर्च, जो न खर्च हो, यानी कि जैसा हो सब उतना ही पड़ा रहे। तो ये दोनों का शाब्दिक अर्थ लगभग लगभग यही है, अविकारी और अव्यय, दोनों बदलाव नहीं होता है। अविकारी देखिए क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे जिधर, उधर, किधर, ये हो गए। समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, जैसे हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जो संयुक्त और मिश्र वाक्य के जो योजक चिन्ह होते हैं वही समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। विस्मय आदि आप लोग जानते ही होंगे, हा हो गया, आ हो गया, जो इसका विस्मयादि बोधक दुख होता है वो हो गया। हा हो गया जो खुशी वाला होता है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। संबंध बोधक अव्यय का मतलब जो संबंध बताया, जैसे में, पर, ऊपर, नीचे, ये संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, तो ये हो गए। अब देखिए थोड़ा सा हम भूल गए, विकारी जो होते हैं चार होते हैं, संज्ञा आप लोग पढ़ाएंगे आगे हम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक, बाकी ये अविकारी हो गए। अब आ जाइए वाक्य पे। वाक्य होता है साधारण, संयुक्त और मिश्र। साधारण वाक्य वो होता है जिसमें एक विधेय हो और एक उद्देश्य, बस साधारण वाक्य। जैसे
साधारण वाक्य मतलब एक विधेय और एक उद्देश्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, ये हो गया साधारण। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो दो सरल वाक्य तो होते हैं लेकिन योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे राम सुबह घर गया और लौट आया। जैसे राम सुबह गया और, ये देखिए और जो है यही है योजक चिन्ह, और ये संयुक्त योजक चिन्ह है। देखिए संयुक्त योजक चिन्ह में कौन कौन से होते हैं? और, तथा, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, ये होते हैं संयुक्त। और मिश्र होते हैं कि मिश्र होते हैं, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक उपप्रधान होता है, ठीक है। तो इसका जो योजक चिन्ह होता है, जैसे हो गया की, हो गया जो, हो गया, इसमें कंडीशन होती है। जैसे यदि मैं बढ़िया मेहनत से पढ़ता तो परीक्षा पास हो जाता, तो ये कंडीशनल होता है कि जो, तथापि, यद्यपि, ये इसके योजक चिन्ह के पहचान है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में इसके आगे फिर हम बढ़ेंगे, ठीक है।